और बिना भेके के साथ समाज का। तो मैं आपके गांव में हमने वो शेर बूढ़ा हो गया हमारा। जब शेर हमारा बूढ़ा हो गया और उस मकान में बहुत अजगर और भेड़िए न जाने कौन कौन घुस गए और हमारे शेर को भी खोखला कर दिया और शेर को अंदर से बिल्कुल ऐसा कर दिया कि तू नहीं कहीं जाएगा और ना बोलेगा। हर तरीक़ा से उन पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए कि बहन जी आज हमारे लिए बोलने तक को मजबूर हैं। क्यों? अगर वो उधर बोलती हैं हमारे लिए, अगर हमारी बात रखती हैं संसद में कहीं भी बात रखती हैं तो उनका क्या है, पीछे से एक आदमी ऐसे रखता है उनके पीछे। तो साथियों कुछ मजबूरी ऐसी हैं तो पात्र है उसकी फोर्थ क्लास है ना, फोर्थ क्लास है ना। साथियों 4 लाइनों से बात स्टार्ट करो कि अगर दीवाने हो भीम के, कि अगर दीवाने हो फिर डरना कैसा, कि अगर दीवाने और अगर रण कुर्बान कर दी हमारे लिए बाबा भीम ने, अरे जान तक कुर्बान कर दी हमारे लिए बाबा भीम ने, उनके लिए कल मरे आज मरे तो फिर मरना कैसा। साथियों बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छी प्रोग्राम की व्यवस्था यहाँ पर की है। बड़े भाई माननीय अमित जी का फोन जा रहा था 2 दिन से लगातार और उन्होंने आमंत्रित किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी का भी, आप लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी का भी आभार है। एक बच्चा ले जाओ। यहाँ पर जिस टीम ने कार्यक्रम कराया है उसके तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा कार्य वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने हमें कहाँ से उठाया था और कहाँ पर लाकर छोड़ा था। और बाबा साहब ने जब हमें छोड़ा था जहाँ पर, क्या हम उससे आगे बढ़ रहे हैं या फिर मेरी बात पर जब मैं आपसे पूछूंगा आप सभी जवाब भी देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जहाँ पर हमें छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। तो उस समय जब इस देश में मनुस्मृति चलती थी, मनुष्यवादी व्यवस्था चल रही थी, उस समय बाबा साहब ने लड़कर उस व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया और एक अच्छी व्यवस्था हमें दी, जिससे आज हम स्वतंत्र है, पूरा देश स्वतंत्र है। तो साथियों वो अकेले व्यक्ति सब कुछ कर गए और आज हम इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी पीछे क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा है, विचार किया है, चिंतन किया है इस बात पर कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं? नहीं सोचा ना। जबकि आपको सबसे पहले अपने जीवन में यही सोचना था कि बाबा साहब जो हमें सब कुछ देकर गए हैं, अब बाबा साहब हमारे बीच में लौट कर आने वाले नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब जो हमें देकर गए हैं, हमें भारतीय संविधान देकर गए हैं। और साथियों ये देश भारतीय संविधान से चलता है, लेकिन कुछ समय से अब तक यहाँ इस देश में सत्ता में ऐसी ताकतें रही है जो बाबा साहब के मिशन को और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नष्ट करना चाहती हैं। और साथियों हम और आप जैसे बाबा साहब के नालायक बच्चे आंखें बंद कर कर अपने घरों में टीवी और बीबी में मगन होकर इंतजार कर रहे हैं उस समय का। वो समय कब आएगा? आसपास के जितने भी क्षेत्र में, जनपद बुलंदशहर के नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं, जितने भी जिले हैं उनके जितने भी ब्लॉक है, जितनी भी तहसील है, जितने भी गली है, मोहल्ले हैं, घर हैं, वहां पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। ये अत्याचार केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप बाबा साहब को और मान्यवर साहब काशीराम जी को तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो आपको दिया उनके विचारों को आप नहीं मानते हैं। और साथियों आप विश्वास कर लीजिए मेरी बात का कि जिस तरीके से इस देश में अब तानाशाही चल रही है, अगर यही तानाशाही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में ना संविधान रहेगा और ना मेरे जैसे और आप जैसे लोगों की खुशियां रहेंगी। क्योंकि हम सबको अगर खुशियां मिली हैं तो इस देश में संविधान से मिली है, और जिस दिन इस देश का संविधान नष्ट होगा उस दिन इस देश से दलितों का, खासकर हम जैसे आप जैसे लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे पास जब मनुस्मृति थी, इस देश में लागू थी, हमारे पास क्या था? क्या था हमारे पास? गुलामी करने की। क्या कपड़े थे ऐसे पहनने के लिए हमारे पास? नहीं। क्या हमारे पास गाड़ियां थी घूमने के लिए? क्या हमारे पास ऐसे कोठी बंगले थे रहने के लिए? नहीं थे।
आप समझ के देखिए कि हमारे तन पर कपड़े नहीं थे और हमें पैसे रखने का, धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हम किसी को नहीं मान रहे हैं तो वो केवल बाबा साहब हैं जिनको हम नहीं मान रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जब जब समाज पर दिक्कत होती है या उनके परिवार पर या उन पर दिक्कत हुई है, कहते हैं कि दिक्कत में ही अपने महापुरुषों को याद करते हैं, इसीलिए, और दिक्कत खत्म तो महापुरुष खत्म। साथियों, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी मेरे भाई ने चर्चा करी थी भीकमपुर कांड की। साथियों, ये भीकमपुर का मामला नहीं, आए दिन मैं आपको मेरठ की घटना बता रहा हूं जहां पर 5 हमारे नौजवान साथियों को मार दिया गया है, लेकिन अभी तक उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। आप समझिए, ये पूरे देश का मामला है, खाली आप भीकमपुर को मत देखिए। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम इनके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं, हम कैसे अपने समाज में एकता पैदा कर सकते हैं, हम कैसे इनसे लड़ाई लड़ सकते हैं। बाबा साहब ने इस देश की सारी लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने हमें पानी दिलाने का अधिकार दिलाया तो साथियों महर तालाब की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने हमें स्कूल पहुंचाने का अधिकार दिलाया तो साथियों स्कूल कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने सब कुछ लड़ाई लड़ी, हमें वोट देने का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और हमें सम्मान इस देश में दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। बंद कर दो यार, बड़े चल लो यार, सुनो। लेकिन साथियों, हम क्या लड़ पा रहे हैं? हम कौन सी लड़ाई लड़ पा रहे हैं? या ऐसी कोई लड़ाई हमने सबने एक होकर लड़ी है जिसमें हम जीत गए हों? कौन सी लड़ाई लड़ी थी? कोई बताएगा मेरा साथी? हमने लड़ाई लड़ी थी SC/ST एक्ट की 2 अप्रैल। आप सब जानते होंगे, घरों से बाहर निकले, शहरों की तरफ जब कूच किया तो साथियों सत्ता डगमगा गई और जिस कोर्ट के द्वारा हमारा SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया था, उन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। वो ताकत थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2 अप्रैल के बाद जागरूकता तो आई, गांव-गांव में हम गए, प्रोग्राम लगे, लोगों ने समझा, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक अब मैं देख रहा हूं कि जो लोग निकल कर आए थे वो अब कहीं नजर नहीं आते। साथियों, आपसे एक बात जरूर पूछूंगा, आप सभी क्वारसी के साथी हैं यहाँ पर और दूर दराज से भी चलकर आए हैं, आप मेरी बात का जवाब देंगे कि कोठी बंगले रखने का अधिकार किसने दिया? एक बार हाथ उठाकर बताएंगे। बाबा साहब ने। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बताएंगे। बाबा साहब ने। कपड़े पहनने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। यहाँ बोलने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। इतना अच्छा मंच लगाने का अधिकार किसने दिया? गाड़ी घोड़ा पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। लेकिन कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि बाबा साहब को हमने क्या दिया? कोई साथी बताएगा जिसने बाबा साहब को दिया हो कुछ? धोखा। क्यों नहीं दिया? जब सब कुछ बाबा साहब की देन है, सब कुछ बाबा साहब ने दिया है, तो क्यों हमने चिंतन नहीं किया कि हमें भी कुछ बाबा साहब को देना चाहिए? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बाबा साहब को क्या दें। बाबा साहब कुछ कह कर गए थे आपसे। बाबा साहब ये कह कर गए थे कि मेरे अनुयायी, यदि आप मेरे सच्चे अनुयायी हैं, तो मैं इस मिशन को यहाँ पर बड़े मुसीबतों का सामना कर कर यहाँ तक लेकर आया हूँ। आप इसे आगे ना बढ़ाने दें तो पीछे भी पूछा पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है ना। बाबा साहब ने जिस भारत की कल्पना की थी, बाबा साहब ने आपसे वो मांगा था। जो भी कह रहा था ना बाबा साहब को हम क्या दें, बाबा साहब ने जिस देश की कल्पना की थी, बाबा साहब का सपना था। वो कौन सा सपना था? बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में समानता हो, भाईचारा हो, बंधुत्वता हो। लेकिन कहाँ है भाईचारा? एक भाई दूसरे भाई को जान से मारने की तैयार बैठा है, एक भाई दूसरे भाई को गोली मार रहा है। कहाँ है समानता? मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अगर बाबा साहब के सपनों का भारत हम नहीं बना सकते तो फिर हमारा मीटिंग लगाना और बड़े बड़े मंचों से कहना व्यर्थ है। या तो बाबा साहब के सपनों के भारत के लिए काम करा जाए या फिर भाषण बाजी बंद करी जाए, क्योंकि बाबा साहब ने एक ही सपना देखा है। और याद रखिए मेरी बात को कि जो ये समझते हैं कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, बाबा साहब हमारे बीच में हैं। बाबा साहब ने अपने अंत समय में, जब बाबा साहब ने संविधान दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में जब संविधान को समर्पित किया था तो उनकी आंखें नम थी और एक तरफ खुशी थी। खुशी इसलिए थी कि आज मैं ऐसे देश को ऐसे ग्रंथ दे रहा हूं जिससे देश चलेगा और मेरे दबे कुचले लोगों को इस देश में भी सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा।
और साथियों, नम उनकी आंखें इसलिए थी कि जब वो संविधान बनाकर दूसरे के हाथों में सौंप रहे थे तो उनकी आंखें इसलिए नम थी कि जिन हाथों में मैं संविधान का मसौदा तैयार करके सौंप रहा हूं वो हाथ मेरे समाज के नहीं है। उन्हें अंदर ही अंदर एक चिंता खाई जा रही थी। वो चिंता ये थी कि मेरे जाने के बाद इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू भी होगा या नहीं होगा। और साथियों, आज 76 ईयर बीतने के बाद भी संविधान आज इस देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। जब बाबा साहब ने कहा था कि मैं आपके बीच से जा रहा हूं, लेकिन मुझे मरा हुआ मत समझना, ये संविधान जब तक जिंदा रहेगा मैं जिंदा रहूंगा, बस आप इस संविधान को मत मरने देना। और जिनको भी मेरी याद आए तो संविधान का एक पन्ना पलट कर पढ़ लेना, आपको स्वयं मेरी दर्शन हो जाएंगे, ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन मेरे समाज के लोगों ने संविधान को नहीं पढ़ा, मेरे समाज के लोगों ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, मेरे समाज के लोगों ने मान्यवर साहब काशीराम को नहीं पढ़ा, मेरे समाज के लोगों ने पढ़ा तो बस नवरात्रि कब आएंगी, मेरे समाज के लोगों ने पढ़ा तो शिवरात्रि कब आएगी, मेरे समाज के लोगों ने पढ़ा तो रामायण कब से स्टार्ट होगी। साथियों, विषय गंभीर है, विषय गंभीर है, आपको समझने की आवश्यकता है। और समझकर देखिए, समझकर खड़े होने की आवश्यकता है। और खड़े होना ऐसे नहीं, सभी अपने पैरों पर खड़े हैं, लेकिन जो अपने लिए खड़ा हो उसके कहीं चर्चा नहीं होती, लेकिन जो दूसरों के लिए खड़ा हो चर्चे उसके होते हैं। बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब को सब लोग भूल गए थे, नहीं याद थे बाबा साहब किसी को भी। लेकिन एक हमारे बीच में एक महापुरुष ऐसे आए, मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने बाबा साहब को हम तक पहुंचाया और हमें एहसास कराया कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग, ये जितने भी कुर्सियों पर बैठे हैं, जितने भी यहाँ आपके बीच में देखिए, हमारी शैलजा मैम है, बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आई हैं, और हमारे बहुत सारे पुराने साथी हैं, वो सभी दूर दराज से चलकर आए हैं। उनके अंदर एक टेंशन है, उन्हें एक दर्द सोने नहीं दे रहा है। उन्हें अगर वो दर्द यहाँ आपके पास लेकर आया है, वो दर्द कौन सा है? वो दर्द ये है कि जब आपको सम्मान मिलेगा तो उन्हें भी सम्मान मिलेगा, मुझे भी सम्मान मिलेगा, और इस देश में बाबा साहब को सम्मान मिलेगा। वो दर्द हमें, तो ऐसे ही आप सब लोगों की भी उम्मीद है किसी ना किसी पर, वो अच्छा करेंगे तो आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी और आपका विश्वास कायम होगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आपका विश्वास डगमगाएगा। साथियों, और 4 लाइनों में अपनी बात रखूंगा बीच में कि देखिए, इस देश में मनुस्मृति चलती थी जब संविधान से पहले, तो वो मनुस्मृति जो बनाई थी वो मनु ने बनाई थी। तो उसकी क्या मानसिकता थी हमारे प्रति, आप सबके प्रति, वो उसके लिए 4 लाइनें हैं कि मनु तेरी स्मृति ने हमको अछूत बनाया था। जैसा अभी हमारे संचालक महोदय जी ने कहा था कि हमें इस देश में अछूत के नाम से भी जाना जाता है, कि मनु तेरी स्मृति ने हमको अछूत बनाया था, गले में हांडी पीछे झाड़ू ऐसा पहना बताया था, एक शेर ऐसे जन्मे इस जमी पर जिसने तेरी मनुस्मृति को जला दिया, और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर दिखा दिया। और उसी संविधान की वजह से ही आज हम तो गाड़ियों में घूम रहे और हांडी झाड़ू छोड़कर आज कोट पैंट में घूम रहे, लेकिन थू आती है ऐसे लोगों पर जो बाबा साहब को भूलकर मंदिर में घंटा बजाते घूम रहे, मंदिर में घंटा बजाते। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि जब सब सुबह आपकी आंखें खुलेंगी तो इस देश में, इस गांव में हर जगह 2 घंटियां बजेंगी, एक आपको स्कूल की तरफ बुलाएगी और एक आपको मंदिर की तरफ खींचेगी। लेकिन ये तय आपको करना है कि आपको किस घंटी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन मैं जहां तक देखता हूं, मैंने जहां तक नोटिस किया है, देखा है, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं तो कभी उन्होंने नहीं पूछा आकर कि बेटा क्या स्कूल में पढ़ा, लेकिन आकर शाम को ये जरूर पूछा है कि बेटा आज स्कूल में क्या खाया। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देखता हूं कि जो माताएं हैं वो खुद तो लोटा चढ़ाने जा ही रही हैं, लेकिन साथ में अपनी बेटी को भी लेकर जा रही हैं। आप बताइए, क्या बाबा साहब ने ये रास्ता हमें बताया था? तो इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर हम बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे तो इसका मतलब हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। अब देखिए, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बस इनसे थोड़ी सी बात करूंगा कि आप ईमानदारी से बताइए, साल में कोई भी मुझे बता दीजिए कि साल में कितने त्योहार होते हैं? एक साल में कितने त्योहार होते हैं? कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति मुझे बता सकता है कि एक साल में कितने त्योहार होते हैं?
एक कैसे दीपावली मनाते हो, होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, रक्षाबंधन सारे तो मनाते हो। देखिए त्योहार होते हैं 66, एक साल में 66 त्योहार हैं और 66 त्योहारों का एक कोई भी बुजुर्ग मुझे बताएगा एक त्योहार का कितना खर्चा होगा, कम से भी कम कितना खर्चा होगा, कम से भी कम एक त्योहार का 500 रुपए। मेरी बात पर बस ध्यान दें, पीछे भी सभी लोग, अगर एक त्योहार का खर्चा 500 रुपए है और साल में 66 त्योहार है तो कितना हो गया, कितना हो गया भैया? 33,000। 33,000 रुपए साल में आप वेस्ट कर रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनसे आपका बच्चा IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, वकील, जज नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, तो फिर वो 33,000 वेस्ट क्यों? आप बताइए क्यों? देखिए आज क्वारसी गांव में अभी जैसा बताया था कि पहली मीटिंग है भीम आर्मी की और हो सकता है इसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद लगे, तो मैं आपको एक मूल मंत्र देकर जा रहा हूं कि जो अभी अगर कोई आ जाए योजना वाला तो सभी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे कि गरीब कितने लोग हैं, तो सभी आ जाएंगे कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। ऐसा ही है ना? आप सभी जितनी भी माताएं बैठी हैं सभी पहुंचेंगी कि हम गरीब हैं भैया, हम गरीब हैं। अब आप मुझे बताइए शैलजा मैम, आप बताइए क्या एक साल में जो 33,000 रुपए वेस्ट खर्च कर रहे हो क्या वो गरीब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो 33,000 रुपए जिनका कोई महत्व नहीं, अगर वो वेस्ट कर रहे हैं तो वो गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पास तो 33,000 है नहीं, मैं क्यों खर्च करूंगा भाई? हम अपने की बात नहीं मानते, दूसरों की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। अभी आपके सामने गोबर में सने हुए बामन समाज का आदमी आ जाए, मैं नहीं कहूंगा तुम ब्राह्मण कहते, मैंने कहा मैं बामन कहता हूं, उसकी बात बहुत जल्दी मान लोगे। और आपका आदमी कितना भी आ जाए उसकी बात आप नहीं मानोगे। यही हमारे सामने समस्या है। बाबा साहब हमको 2 चीज दे के गए और दोनों चीजों को हम नहीं मान रहे। बाबा साहब हमारे लिए संविधान दे के गए और बाबा साहब हमारे लिए धम्म दे के गए, और हम दोनों चीजों को नहीं मान रहे। आज भी हम हिंदू देवी देवताओं के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, पुरातन काल की जनसंख्या है, तो और भी बढ़ गए होंगे, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। और इसीलिए हम जो है गरीब मान लो, परेशान मान लो। बाबा साहब ने कहा था 2 रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसीलिए उन्होंने 3 मंत्र भी दिए, शिक्षा, संगठित और संघर्ष। हम शिक्षित तो कुछ हो गए लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। तो आप सभी कैसे हैं? ठीक हैं? तो आज हम और हमारी टीम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी आपकी गांव क्वारसी में आई है पहली बार। तो साथियों देखो, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमें गांव-गांव जाना ज़रूरी है, इसलिए हम आपके गांव आए हैं। और देखो अब समय एक ऐसा आ चुका है कि जो हमारी दादालाई पार्टी थी उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। आप देख रहे होंगे टीवी, मोबाइल, यूट्यूब पर कि जो भी पुरानी पार्टी थी आपकी, जो कहते थे कि हम दादालाई हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। बताओ आज के समय में कहाँ है वो? बताओ, कोई अत्याचार हो रहा है, बताओ कौन आ रहा है आपके बीच में? जहाँ देखोगे आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी होगी, जहाँ देखोगे आप भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े होंगे। तो भाई आप ये बताओ कि आप गुलाम हो क्या किसी पार्टी के? नहीं। बताओ, किसी पार्टी के गुलाम हो क्या? किसी ने आपको खरीद लिया है क्या? बताओ। तो भाई आपके बीच में आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आ चुका है। और देखो उसकी क्वालिटी बताता हूँ मैं अब, ठीक है? देखो सहारनपुर की गांव छुटमलपुर से है वो। समाज की खातिर लड़ते लड़ते उनके ऊपर 40 मुकदमे हो गए, एक भी मुकदमा व्यक्तिगत नहीं है। उसके बाद
दिल्ली में रविदास आंदोलन हुआ, वहाँ पर भी गए। मुसलमानों का आंदोलन हुआ, वहाँ भी गए। जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ जाते हैं, मुकदमा दर्ज होते हैं। और मुकदमा के बाद में जब देखा कि भाई झुकने वाला नहीं है, तो आरएसएस और भाजपा ने क्या किया, उसको झुकाने के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया। आपने देखा भी होगा, इंटरनेशनल दबाव बना और भीम आर्मी ने आंदोलन किया, उसको फिर छोड़ा गया। और आप जानते होंगे 3rd डिग्री कैसी होती है। उनके ऊपर 250 लाठी बजाई गई। बोला झुकेगा नहीं झुकेगा, बोला नहीं झुकूंगा भाई, जान निकल जाए मेरी। अच्छा झुकेगा नहीं। फिर उसके दांत खींच लिए, नहीं नखून खींच लिए हाथ और पैर के, 3 दांत तोड़ दिए, 250 लाठी बजाई। बता झुकेगा नहीं झुकेगा। वो रोते हुए कहता नहीं झुकूंगा भाई, जान निकल जाए मेरी समाज के लिए। और एक नेता ऐसे हैं जो घर में बैठे हैं चूहे के बिल में। आप समझ रहे होंगे, बहुजन समाज पार्टी हमारी पुरानी पार्टी थी, खुल के नाम लूंगा मैं। बताओ उसके नेता कब आते हैं, जब वोट लेने की बारी आती है। और अत्याचार होगा, भीम आर्मी की बात करो भाई। जिला अध्यक्ष क्या करते हैं बसपा के, भीम आर्मी से कांटेक्ट कर लो भैया। पर भाई साहब जब सारे काम भीम आर्मी कर रही है, तुम क्या हो फिर, बताओ तुम क्या हो फिर। समाज के धोखेबाज हो, दलालो, पैसा ऐट ले जाते हैं वो, और काम करेगी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। और कोई मर जाएगा, भाई को बुलाओ भाई क्या। और वोट के नाम की बारी आएगी, कौन किसको दोगे आप, बहुजन समाज पार्टी को। चढ़गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे यही सीखा है क्या, बाबा साहब ने कहा था मेरा जो उद्देश्य है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है। आप ये बताओ, बाबा साहब चले गए और कितने साल बाद भी आप एक पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। गुलाम हो क्या आप, बताओ। तो भाई समय का ये दबाव है, परिवर्तन समय का नियम है। और देखो उसके बाद जब चंद्रशेखर भाई ने हार नहीं मानी, तो उसको सहारनपुर के जेल में जहर दे दिया। 8 दिन बाद में होश आया उसको आनंद हॉस्पिटल में। जब बताओ समाज के लिए वो जान देने के लिए तैयार है, तो आप उसका साथ नहीं दे सकते। आप बताओ, आप साथ दोगे, हाथ उठाओ साहब। और उसके बाद एक और घटना सुनो आप। उसके बाद जब वो कहता नहीं मानूंगा भाई, नहीं मानूंगा हार, तो उसको 4 गोली चलवाई गई उसको, का तुझे खत्म करके मारेंगे हम। उसने कहा बाबा साहब का कट्टर अनुयायी हूं मैं, आप मार के दिखा दो मुझे, हार नहीं मानूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ। तो बताओ, ये बताओ यार, एक आदमी जान देने को तैयार है और आप एक पार्टी के पीछे गुलाम बन के चल रहे हो, तो ये अच्छी बात है क्या। तो भाई तख्त बदल दो और बेईमानों को राज बदल दो। भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मैं राष्ट्रीय स्तर का मैं काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरे इंडिया में काम कर रहा हूँ मैं, आप जानते नहीं होंगे, खैर मैं जहांगीरपुर का हूँ, ठीक है। तो हमारे भाई ने पहचान जो बनाई है वो काम के दम पे बनाई है, और आज की डेट में वो सांसद हैं, आप जानते होंगे। भाई अब ये बताओ, बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक नहीं, सांसद नहीं, और सारे सीटों पे जमानत जब्त हो रही हैं, और फिर भी आप लंगोटी पकड़े हुए उसकी। और जबकि एक आदमी सांसद बन गया काम के दम पे, उसके पिताजी कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, समाज ने उसको बनाया है, समाज के खातिर उसने काम किया है, गोली खाई है, लाठी खाई है। अब लोगों ने समझा कि भाई इसका साथ देना पड़ेगा। अब जब नगीना के लोग साथ दे सकते तो आप नहीं दे सकते क्या, बताओ, हो गया साथ। देखो आपके गांव में इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। शैलजा मैम हमारी विदेश में रहती हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। हमारे विकास हरित जी हैं, मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, और आप देख सकते हो सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। और मैं, आप ये मत समझना कि मंच नहीं मिला मुझे मंच कर नहीं है, मैं समझी आदमी हूँ, ठीक है। मैंने कहा आप हमारे क्षेत्र में आए हो, आप संभालो, ठीक है। तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहो कि राष्ट्रीय स्तर का आदमी है मंच वहाँ बैठा है,
ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो यहाँ तो भाई हम मिशनरी आदमी हैं। मिशन क्या है? बाबा साहब का जो मिशन था गौतम बुद्ध के समय से चला रहा है। उन्होंने कहा जो मिशन है वो सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, और जो इस व्यवस्था को चलाएगा वो मिशनरी है। तो आप मिशनरी बनोगे? बताओ। आप गुलामी की व्यवस्था को त्यागोगे? बताओ। आप भाई का साथ दोगे? पाखंडवाद को त्यागोगे आप? जैसे वक्ता आए थे, अर्जुन भाई भी आए थे, इतनी बढ़िया बात बताई थी आपने कि लोग पाखंड के दलदल में घुसे हुए हैं। अरे भाई कुछ पढ़ के लिखो, जब पढ़ रहे हो लिख रहे हो तो कुछ व्यवस्था परिवर्तन करो ना, बताओ। तो भाई छोटी सी बात है मेरी कि भाई समय का ये बदलाव है। समय ये कह रहा है कि भाई आज आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तले आ जाओ। आप सब आओगे? देखो अगर कोई अत्याचार होगा फोन कर देना आप, 24 घंटा तैयार रहेगी हमारी भीम आर्मी, पार्टी तैयार रहेगी। कोई भी घटना घटेगी आपके साथ हाजिर है, कंधे से कंधा तैयार होंगे, ठीक है भाई। क्या भीम के भाई। हमारे डॉक्टर देव कुमार जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई आपको कि जो आज हमारी हितैषी पार्टी है वो पार्टी है आजाद समाज पार्टी। अब इसी क्रम में आपके बीच विजयपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बुलंदशहर, एक बार स्वागत करेंगे। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए चंद्रशेखर भाई को अपने नेता मानते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मैं उन लोगों को जो बाहर से हमारी टीम आई है, मंडल अध्यक्ष जी हैं, मंडल उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, समस्त जो हमारी टीम है, और यहाँ की वार्ड की जो ये व्यवस्था बनी है जिन्होंने मंच संचालन कर रहे हैं, हमारी खुर्जा की जो टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा। और इनसे ज़्यादा धन्यवाद उन लोगों का जो वार्ड के लोग हैं, इन्होंने हम लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आगे सुनना चाहते हैं। बोलो बोलो भाई, बच्ची का हौसला बढ़ाओ जोरदार तालियों के साथ। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि चंद्रशेखर भाई हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आजाद समाज पार्टी की हर मदद करेंगे बहन जी की तरफ से। विधानसभा परिवार सदस्य में ले लो, ठीक है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। और दूसरी बात, मैं आप लोगों ने जो इतना इंतज़ार किया उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं शैलजा सिंह, प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी, मंडल प्रभारी सदस्यता अभियान आज़ाद समाज पार्टी से। आप लोग, मुझे पता चला अभी जितने भी हमारे वक्तव्य रखे गए हैं, जितने भी मेरे साथी हैं भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के, बहुत ही संघर्षशील साथी हैं। और इन सब लोगों ने जो भी यहाँ पर प्रयास किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबका। और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक ऐसे गांव में जहाँ पर अभी तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का कोई नहीं आया था बंदा, वहाँ पर आपने एक मीटिंग लगाई, और ये बहुत अप्रिशिएबल है ये। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप लोग जो भी जिन्होंने भी इन्हें कंडक्ट किया है, उन सब का बहुत बहुत आभार। दूसरी बात मैं यहाँ पर शुरू करना चाहती हूँ, बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपके जो मुख्य बिंदु थे हमारे समाज के और हमारे लोगों के जो आप तक पहुँचने चाहिए थे, ऑलमोस्ट सभी पे सबने बात कर ली है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों से कुछ बात कहना भी चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ। इनफैक्ट ये समझिए कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ बात। यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हैं? वो लोग अपना हाथ रेज कर रहे हैं जरा, जो ग्रेजुएट्स हैं, डाउन कर लीजिए। 5वीं कक्षा तक कौन कौन पढ़ा हुआ है? 5वीं कक्षा तक तो सभी पढ़े हुए हैं। 5वीं कक्षा में हम लोग ABCD और क ख ग घ पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं सभी लोग? जी। का पढ़ते हैं आप, तब कबूतर पढ़ते हैं, तब कन्नौज करते हैं, तब का से जो भी है, खा से जो भी है, जितने वर्ड्स हैं आप का जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उससे वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं, राइट? उसके बाद उस वर्ड्स के बाद आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं, करेक्ट? ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, जो भी लेटर आप इंग्लिश का पढ़ते हैं पहले उससे बी फॉर बॉल पढ़ेंगे आप, उसके बाद उससे सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। एम आई राइट? ये तो सही है ना? अब मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब को हम लोग पढ़ रहे हैं, काशीराम जी को हम लोग पढ़ रहे हैं, सावित्रीबाई फुले को हम लोग पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ रहे हैं, पढ़ भी चुके हैं आप लोग, जान भी चुके हैं आप लोग। अब इससे आगे क्या? सब जानते हैं ना, ये पहली बात तो नहीं है कि हम लोग बाबा साहब को सुन रहे हैं या बाबा साहब को जान रहे हैं। अब इससे आगे क्या कर रहे हैं हम? बाबा साहब का लेके, सावित्रीबाई फुले का आ लेके, या माने काशीराम जी का खा लेके क्या कर रहे हैं हम लोग? इससे आगे बताइए। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने बताया कि हमें पूजा नहीं करना है, पाखंडवाद से दूर रहना है। कर लिया आपने, नहीं जा रहे हैं आप मंदिर, नहीं मान रहे हैं आप देवी देवताओं को, नहीं बजा रहे हैं आप घंटा, कर लिया ना सब कुछ। अब उससे आगे क्या? उससे आगे बताइए क्या करना है? उससे आगे हमें बताइए, आप लोग के पास होना चाहिए। आप लोगों ने कर लिया ना सब कुछ, ये सबने समझा दिया, सबने बता दिया, सबने अपने हमारे वक्तव्य में बताया, सबने ये भी बताया कि ये गलत है और क्या सही है, बट उससे आगे आप लोग, ठीक है ना, नहीं ले पा रहे। मैं बता देती हूँ क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप लोग उससे आगे क्या एक्शन। क्योंकि जो हमारे बेसिक्स है ना, जो हमारे आधार है, वही हम लोग के दिमाग में क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है हमारे दिमाग में, चीज़ों को लेके स्पष्टीकरण नहीं है। अपने अपने जीवन करेंगे आप लोग जब एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ एक और स्टेज आप बना देंगे, वहाँ पर बैठे हुए लोग अपने आप को समझेंगे हम प्रदेश सचिव हैं, हम मंडल अध्यक्ष हैं। अरे कोई कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, सब समाज के कार्यकर्ता हैं। कोई अगर आपसे ये बोल रहा है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ चुका है। वो अगर हमें कोई पद दिया जाता है तो वो पद डिसिप्लिन के लिए दिया जाता है, अपनी ईगो को मसाज करने के लिए नहीं दिया जाता। उस पद की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साथ लाई हुई टीम या अपने साथ अपने पद के साथ आई हुई जिम्मेदारी को फॉलो करे। वो इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अपने से सबऑर्डिनेट्स के ऊपर हुक्म चलाए। ये आपको समझना पड़ेगा। रेस्पेक्ट दिल से आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर भाई को आप लोग रेस्पेक्ट दिल से करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो एमपी हैं आज। जब वो एमपी नहीं थे तब भी तो आप उनको प्यार करते थे, तब भी तो आप उनके लिए आपके दिलों में इज्जत थी। क्यों थी? एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि वो समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उनके साथ चलते हैं। जब वो हमारा नेता इस चीज़ को फॉलो करता है तो हमें फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? और मुझे ये दुख है बहुत कि अभी तक इस गांव में आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी की टीम नहीं पहुंची थी। क्यों नहीं पहुंची थी मुझे नहीं मालूम, क्या कारण थे। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि हमारे जो भी संगठन है, जो भी पार्टी के लोग हैं, वो सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो सीरियसली काम करते तो इलेक्शन से पहले यहाँ पर हमारी एक आध मीटिंग हो जानी चाहिए थी। अब मैं आपको बताती कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, जब वो एक्सपेंडिचर पे आई है, अपने एक्सपेंड कर रही है, अपने आप को बढ़ा रही है, तो उसने कई छोटे छोटे विंग्स भी खोल दिए। विंग्स उसमें किसने खोले? एक कैडर समिति है हमारी। कैडर समिति का मतलब होता है कि हम आपको अपने महापुरुषों के बारे में बताएं, ठीक है ना। जब आप उस महापुरुष को सुन लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो शायद आप लोग को ये लगे कि हाँ, हमारे महापुरुष जो करके गए हैं, कम से कम उसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सब लोग अपने लेवल पे छोटा छोटा काम कीजिए, ठीक है ना। दूसरा, हम लोग को ये लगा जब हम लोग इलेक्शन पे गए कि हम लोग अपने लोगों के दरवाजों तक तभी जाते हैं जब इलेक्शन होते हैं। सही बात है ना, ठीक है ना। कोई भी इलेक्शन होगा, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, हम लोग डोर टू डोर तब जाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। हम लोगों ने, ऊपर के सीनियर लोगों ने हमारे डिसाइड किया कि उसके लिए हम एक और विंग बनाएंगे, उसका नाम होगा सदस्यता अभियान।
उस सदस्यता अभियान के अंतर्गत जो भी हमारे मेंबर्स होंगे, जो हमारी टीम होगी, वो हर गांव में अपना एक नुमाइंदा छोड़ेगी, अपना एक टीम लीडर छोड़ेगी, जो कि गांव-गांव जाके अपना काम करेगा और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। ये हम किस तर्ज पे कर रहे हैं ये भी आपको बता दूं। बीजेपी का नाम सबने सुना है ना, उसका संगठन है RSS एंड दे आर सो ऑर्गेनाइज्ड। वो लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं आपको मालूम है? हम लोग 80% है संख्या में एंड दे आर ओनली 20%। और 20% के होने के बाद भी इतने ऑर्गेनाइज हैं कि उनके एक एक बंदा एक एक गली का भी लीडर होता है। आपको मालूम है? अगर ये गली है ना तो इसमें भी उनका एक लीडर मिलेगा और वो लीडर वो सबको जानता हो कि इस गली में जितने घर हैं उसमें कितनी माएँ हैं, कितनी बहनें हैं, कितने वोटर्स हैं, कितने बच्चे हैं और किसको क्या स्कीम का मुझे लाभ दिलाना है। हम में से है कोई? इतनी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, लेकिन आप तक पहुंचेंगी कैसे? क्योंकि हम लोग उस चीज़ को तो आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। और जब आप बढ़ा ही नहीं, फोटो ले लेता हूँ। आपसे पूरी आशा और उम्मीद की जा रही है कि जिस पद पर आप चुने जा रहे हैं आपको नगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस पद की गरिमा को समझेंगे। चलिए बहुत